आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्लास 2 है। पहला क्लास हम 40 क्वेश्चन करा दिया है, फिर अगला 40 क्वेश्चन आज कराएंगे। इस तरह का 5 सेशन चलेगा, लगभग 200 क्वेश्चन होगा और इसमें से आप लोगों को लगभग 200 क्वेश्चन में से लगभग 60 से 70% इसी 200 क्वेश्चन से आएगा, पूरा उम्मीद है। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, कम से कम 1-2 बार देख लीजिएगा तो ये आप लोगों का काम बन जाएगा, अच्छा नंबर लगभग आ जाएगा आपका यही 200 क्वेश्चन से। ज़्यादा इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मिलने से बनता है? श्वेत रंग 7 रंगों से मिलने से बनता है। श्वेत रंग कितने रंगों से मिलने से बनता है? 7 रंगों से मिलने से बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। तो फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध कहता है, तो हमारा सी नंबर आंसर होगा इसमें एफ बराबर r/2। एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा? r/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, एफ बराबर r/2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्पण की अल्पतम दूरी होती है लगभग कितना? 25 सेंटीमीटर। एक दिन हम क्लास में कराए थे। अनंत दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत बोलना, और निकटतम बिंदु पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। कौन सा आंसर हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? पूछता कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो कि लेंस बनाने, तो जल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाएगा। हमारा आंसर, सॉरी, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? सॉरी, लेंस बनाने के लिए कह रहा है कि लेंस बनाने के लिए कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो हमारा मिट्टी हो जाएगा। मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता, नहीं पूछा था, यहाँ पर देखना, नहीं पूछा गया नहीं बनाने के लिए, तो मिट्टी अगला आंसर, सॉरी अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का क्या होता है मात्रक? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। याद रखना, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। हमारा क्वेश्चन है, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तुल्य प्रतिरोध होगा, कितना हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, N/R। N/R, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N/R। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटोनों से बना है? 1 कूलम्ब विद्युत आवेश कितने प्रोटोनों से बना है? कितने प्रोटोनों से बना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कितने प्रोटोनों से? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा, उसका मान क्या हो जाएगा? 4 एम्पेयर, यानी कि 4 एम्पेयर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 एम्पेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिजली घंटी विद्युत धारा के किस प्रवाह पर कार्य करती है? किस प्रवाह पर कार्य करती है?
चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। थोड़ा सा स्पेलिंग है गलती है, चुंबकीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नाभिकीय भी नहीं होगा, चंद्रमा भी नहीं होगा, सूर्य भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। कौन गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? किस प्रक्रिया का उदाहरण है? उष्मीय छेपी, उष्मा छेपी कौन से प्रक्रिया का उदाहरण है? उष्मा छेपी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। सभी याद रखना, उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है, हाइड्रोजन घटता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इनमें से सभी हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इनमें सभी। उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, वियोग का मतलब त्यागना, हटना, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और इसी एक होता है अपचयन। अपचयन में ऑक्सीजन का वियोग होता है और हाइड्रोजन का योग होता है, यह अपचयन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है समीकरण 2Cu + O2 एरो 2CuO में किस प्रकार का विक्रिया है? तो यहाँ पर आपको देखना होगा, यहाँ देखना होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ आकर ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है तो उसको हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। यह हमारा आंसर ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसमें अभी तुरंत इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम बताएं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन लवण है? इसमें कौन लवण है? इनमें से कौन लवण है? तो सबसे पहले HCl, तो ये हमारा अम्ल है, NaOH तो क्षार है, KOH भी क्षार है, तो लवण क्या हो जाएगा? NaCl। साधारण नमक का भी सूत्र यही है, साधारण नमक है। क्या है? साधारण नमक, साधारण नमक, साधारण नमक। साधारण नमक का सूत्र भी NaCl है। हमारा आंसर NaCl हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3। आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्वा रजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात होता है। हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1:3। एक्वा रजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? 1:3। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है केरोसिन में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है? कल हम पिछले वाला सेशन में बताए थे कि सोडियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं और इसको यह ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर आग लगा लेता है, इसीलिए इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है, चाकू से भी काटा जाता है, क्योंकि यह बहुत सॉफ्ट होता है, इसको केरोसिन तेल में भी डुबा कर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है।
तो पहले में 2 जाएगा, दूसरे में 8 जाएगा, तीसरे में 7 जाएगा। तो ये बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। तो हमारा यहाँ पर संयोजकता पूछेगा तो इसमें एक कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरा होने के लिए? 1। तो संयोजकता हमारा 1 हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या है? जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु का संख्या का अनुपात क्या है? 2:1। याद रखना, 2:1। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 2:1, यानी कि 2:1। 2:1। अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन पाए जाते हैं? कितने आबंधन पाए जाते हैं? 2। क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तक ही बना सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो यह दोनों ही हमारा बॉन्ड बनाने का कार्य करेगा। यह सब तो लोन पेयर है, इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ये हमारा आंसर गलत कर दिया है, एल्डिहाइड नहीं होगा। एल्डिहाइड का हो जाता है CHO। ये अम्ल आंसर हमारा हो जाएगा, सी नंबर। अगला देख, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होता है? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 8 नहीं, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत कर दिया है, यहाँ 18 होना चाहिए। 18 वर्ग होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसमें कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉपर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर, Cu। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वेशम या कोष्ठ? वेशम। हमारे हृदय में, मानव हृदय में 4 वेशम पाए जाते हैं। वेशम को ही कोष्ठ कहते हैं। कितने वेशम पाए जाते हैं? 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र होगा। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच तिलचट्टा में, कॉकरोच में पाया जाता है। तिलचट्टा कॉकरोच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन में। किसमें है? नेफ्रॉन में। मानव में डायलिसिस थैली किसमें है? नेफ्रॉन में। अगला क्वेश्चन है, 2 तंत्रिका कोशिका में मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? याद रखना, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचित होती है? किस रूप से संचित होती है? हमारा आंसर हो जाएगा उद्दीपन। अगला क्वेश्चन है, एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन। एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित फिलोपियन नलिका। अंडाणु निषेचित होती है गर्भाशय से। कहां से अंडाणु निषेचित होती है? इसका आंसर गर्भाशय नहीं होगा, इसका आंसर अंडा से या फिलोपियन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिलोपियन नलिका में। अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? फिलोपियन नलिका में। इस थोड़ा सा गलती कर दिया, यहाँ पर सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एकलिंगी पादप का उदाहरण है। एकलिंगी पादप का उदाहरण है। एकलिंगी पादप का उदाहरण कौन है? अड़हुल। इसका अड़हुल नहीं होगा, सॉरी, कुछ ऑप्शन यहाँ गलत कर दिया।
ये अड़हुल होगा ही नहीं, ये पपीता होगा, क्योंकि पिछले सेशन में भी हम जो इम्पोर्टेंट कराए थे 2019 का, उसमें भी सी था पपीता होगा, क्योंकि पपीता एक लिंगी होता है, अड़हुल तो द्विलिंगी होता है। एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन हो जाएगा? पपीता, याद रखना पपीता है, पपीता आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? मटर का। किसका उपयोग किया था? मटर का। किसका चयन किया था? मटर का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीटो, यहां हो जाएगा, स्पेलिंग में टाइपिंग एरर है। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समझात। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख हमारा क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण हमारा हो जाएगा, भूमिगत जल नदी, कुआं, तालाब, समुद्र, तो हमारा कुआं हो जाएगा आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कुआं। ये गलत है, नदी भी गलत है, तालाब भी गलत है, समुद्र भी गलत। भूमिगत जल उसको बोला जाता है जो जमीन के अंदर से निकाला जाता है। यह ऑप्शन गलत दे दिया, थोड़ा सा सॉरी, मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। ये बी हो जाएगा, ये कुआं हो जाएगा, कुआं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरो सेकंड का संबंध है, यूरो सेकंड का संबंध का यहाँ पर होगा। यूरो सेकंड का संबंध किससे? वायु प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो कल भी इसमें इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा जीवधारी। हमारा क्या हो जाएगा? जीवधारी। अगला क्वेश्चन, यह मृदा है, मिट्टी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। यहाँ पर एक क्वेश्चन था, यहाँ पर हमको पहले शक लग रहा था, निकाल रहे हैं इसका, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो यहाँ पर समजात नहीं होगा, क्योंकि समजात में तो जैसे कि मेंढक का, इसमें समजात अंग में होता है, इसमें उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य अलग अलग है। इसमें उत्पत्ति अलग अलग है और कार्य समान है, सॉरी ये नहीं, इसमें समवृत्ति में। तो हमारा आंसर यह हो जाएगा। इसका कीट और चमगादड़ का उत्पत्ति अलग अलग है लेकिन कार्य दोनों का उड़ने का काम है, इसलिए हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान दे देना, क्योंकि इस समजात में तो उस उत्पत्ति समान होता है लेकिन कार्य अलग अलग होता है, इसमें तो कार्य दोनों का उड़ने का काम है, तो यह गलत हो जाएगा, समजात नहीं होगा, ये गलत कर दिया है। तो ये समवृत्ति होगा, समवृत्ति, इसका आंसर समवृत्ति। थोड़ा सी स्पेलिंग में मिल रहा है, इसको समरूप अंग भी कहते हैं। हमारा लास्ट, हमारा क्लास पूरा हो गया। लगातार कंटिन्यू ये 5 सेशन चलेगा, ये 2 सेशन हो गया है। इसको कम से कम 2x पे देख लीजिएगा ना, कम से कम ये क्वेश्चन लगभग 60 to 75% इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।